Very good evening, everyone. Welcome back to another session. I hope you guys are preparing well. My name is Shubham Singhania, and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2, Commerce and Management. So, today we are going to discuss another important topic from the subject of marketing. The topic that we're going to discuss is models of consumer behavior. Let me tell you कि ये जो टॉपिक है ये लगातार आपके एग्जाम में रिपीट होता है. अप्रोक्सीमेटली देर आर 3 to 4 मॉडल्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज मैं इस टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं और उम्मीद करता हूं दैट आफ्टर दिस डिस्कशन, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस वीडियो, यू विल बी क्रिस्टल क्लियर अबाउट द मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. लेट मी ऑल्सो टेल यू कि ये टॉपिक इतना रेलिवेंट है दैट दिस टॉपिक हैज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग आस्क्ड व्हेन इट कम्स टू द रीडिंग कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस. जो आपके एग्जाम के अंदर यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के अंदर लास्ट में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आता है, वहां पे भी इस टॉपिक को यूज किया जा सकता है. एंड एट द वेरी सेम टाइम, इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ रिसर्च टॉपिक इन द एरिया ऑफ मार्केटिंग, अगर आप मार्केटिंग में रिसर्च टॉपिक खोज रहे हैं, यू कैन ऑल्सो पिक अप दीज मॉडल्स एज द बेसिस फॉर योर फ्यूचर रिसर्च. ठीक है, सो अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, लेट्स बिगिन विद द सेशन. और एक ही छोटी सी बात कहूंगा कि प्लीज ये सोच के मत बैठे रहना कि रिजल्ट आ चुका है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, एग्जाम डिले हो जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. The tentative dates are already out. The examination is going to be held between 13th of June to 22nd of June 2023. तो प्लीज अपने टाइम को वेस्ट मत करो, मेक गुड यूज ऑफ इट, बिकॉज अभी अगर टाइम चला गया, यू विल नॉट बी एबल टू कैच अप, यू विल नॉट बी एबल टू कवर अप, और जेआरएफ क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस सेशन विद द होप कि यू आर गोइंग टू एंजॉय द सेशन. So let's talk about the first model. The first model is a very simplistic model जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक मॉडल. इकोनॉमिक मॉडल बेसिकली क्या होता है, जब इंसान अपने दिमाग से सोचने की कोशिश करता है, ना सोसाइटी की चिंता करता है, ना अपने दोस्तों की चिंता करता है. ठीक है, मतलब किसी के भी बोलने से इफेक्ट नहीं होता, बहुत ही इकोनॉमिक सेंस में, बहुत ही रैशनल होके. अगर आपको इकोनॉमिक मॉडल याद रखना है तो आपको ध्यान रखना है द कंसेप्ट ऑफ रैशनैलिटी. सोच समझ के, लॉजिक लगा के वो डिसीजन मेकिंग करने की कोशिश करता है. दैट इज द बेसिक प्रेमाइस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मॉडल इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. तो यहां पे कुछ एलिमेंट्स आएंगे जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं. कंज्यूमर फॉलो करता है मैक्सिमम यूटिलिटी का कंसेप्ट व्हिच हैज बीन डिराइव फ्रॉम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. मैं उम्मीद करता हूं कि बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स आपको पता होंगे, बेसिक्स ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम आपको पता होंगे, व्हिच बेसिकली सेज that as a person goes on consuming more and more quantity of goods, जैसे जैसे आप ज्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स कंज्यूम करने लगते हैं, द मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स टू फॉल. ऑफ कोर्स यहाँ पे दो अजम्पशंस है. पहला, आप एक स्टैंडर्ड कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको खाना खाना है तो आप चपातीस कंज्यूम कर रहे हो. आप ये नहीं कहोगे कि यार मैं तो छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइड कर ले रहा हूं चपातीस के, एक चपाती के 25 पार्ट बना दिए और उसको कंज्यूम कर रहा हूं. ये पहला अजम्पशन है. सेकेंड अजम्पशन ये है कि आपका कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक रोटी अभी खा ली, 2 घंटे बाद फिर एक रोटी खा ली, फिर 2 घंटे बाद एक रोटी खा ली. ऐसा आपको नहीं करना है. ठीक है, तो ये दो अजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए लॉ ऑफ डीएमयू वर्क करता है. ठीक है, अब इस बेसिस पे उसने कुछ पॉइंटर्स डिस्कस किए. द फर्स्ट वन इज प्राइस इफेक्ट. अब प्राइस इफेक्ट आपको पता है, प्राइस इफेक्ट इज नथिंग बट योर लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जैसे जैसे प्राइस ऑफ क्वांटिटी बढ़ता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम होती जाएगी, बिकॉज यू विल प्रोबेबली नॉट बी एबल टू अफोर्ड the new price, will not be able to afford the goods based on the new price. तो नए प्राइस के ऊपर जो गुड चार्ज हो रहा है, ठीक है, you will not be able to afford it, hence आपका जो परचेज है वो नीचे चला जाएगा. नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. आपको पता है अगर आपके गुड्स के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, लेट्स से टी शर्ट की जगह आप शर्ट पहनते हो, ठीक है, पेन की जगह आप बॉल पेन की जगह आप इंक पेन यूज करते हो, ठीक है, टी की जगह आप कॉफी पीते हो, तो ये सारे कुछ सब्स्टिट्यूट्स हैं. सो सब्स्टिट्यूट गुड के केस में क्या होता है, द मोमेंट लेसर द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, अगर आपका जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उसका प्राइस कम है, ठीक है, तो जो आप प्रोडक्ट अभी परचेस कर रहे हो ना, उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी. उसकी यूटिलिटी कम की होगी. अगर आपको ऐसा लगता है कि यार जो टी है, ठीक है, आप टी रोज कंज्यूम करते हो, बहुत सारे आई एम श्योर चाय लवर्स होंगे, ठीक है, तो अगर आप टी कंज्यूम करते हो और अगर आपको लगता है कि यार कॉफी का भी दाम कम हो रखा है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए टी की यूटिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि उनको टी रेलेवेंट नहीं लगता. उनको लगता है यार टी की जगह कॉफी भी तो पी सकते हैं. ठीक है, कुछ चीजें रेलेवेंट इसलिए होती हैं क्योंकि वो स्कार्स होती हैं, क्योंकि उनका प्राइस ज्यादा होता है. ठीक है, अगर उनका प्राइस ऑलमोस्ट सेम है तो आप उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हो और उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी आपके लिए कम हो जाती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप एप्पल का फोन अफोर्ड कर पाते, ठीक है, मोबाइल फोन ही अगर आप एप्पल का फोन अफोर्ड कर पाते, तो क्या आपको लगता है उसकी इंपॉर्टेंस फील होती है? उसकी इंपॉर्टेंस आपको कभी नहीं फील होती. उसकी इंपॉर्टेंस क्यों फील होती है? क्योंकि आप सैमसंग का फोन खरीदते हो और आपको लगता है कि यार ये तो हमारे पहुंच से बाहर है, ये हमारे
अफोर्डेबिलिटी से बाहर है, इसलिए उसकी यूटिलिटी आपको लगती है. सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑल अबाउट इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी, क्योंकि हम कंज्यूमर बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं. द थर्ड वन इज इनकम इफेक्ट. अब यहां पे क्लासिफिकेशन नहीं है नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, गिवन गुड का. तो बेसिक फंडा है कि अगर इंसान के पास पैसा ज्यादा है, उसके पास इनकम ज्यादा है, तो वो जनरली ज्यादा कमोडिटी परचेज करता है, ज्यादा क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी परचेज करता है. अगर मैं आपको ज्यादा पैसे दे दूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, और या फिर अगर आपने देखा हो कि अगर आपने घर में बच्चों को कभी पैसे दिए हो, या जब आप भी छोटे रहे हो और आपके पेरेंट्स ने आपको पैसे दिए हो, तो अगर ज्यादा पैसे मिल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ज्यादा पैसे उड़ा देते हैं. ठीक है, तो ये बेसिक फिनोमिना है. ठीक है, और इसके ऊपर हमारा इकोनॉमिक मॉडल जो है ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर वो बेस्ड. ठीक है, सो इन पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना होता है. कंज्यूमर डिसीजन लेता है इनफैक्ट कीपिंग अ बैलेंस बिटवीन दीज थ्री पैरामीटर्स, दैट इज प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. आगे चलते हैं. लेट्स मूव टू द सेकंड मॉडल नाउ. सेकंड मॉडल बहुत ही सिंपल सा मॉडल है, और स्पेसिफिकली ये डिराइव होता है फ्रॉम द मोटिवेशनल थ्योरी ऑफ मास्लो. मास्लो जी की मोटिवेशनल थ्योरी से डिराइव होता है. ठीक है, क्योंकि हम साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं कि यार ठीक है, लोग रैशनल होते हैं, लोग प्रैक्टिकल होते हैं लाइफ के अंदर, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो दिमाग से सोचते हैं, जिनकी साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है. वो हम कहते हैं ना कि जो एचआर मैनेजर होता है उसको सबकी साइकोलॉजी पता होती है. उसको पता होता है कि किसको उसको पैसे देके मोटिवेट करना है, उसको पता है किसको उसको रिकॉग्निशन देके मोटिवेट करना है, किसको चैलेंजिंग टास्क देके मोटिवेट करना है. बिकॉज हर इंसान की साइकोलॉजी बिल्कुल अलग अलग होती है. तो जब तक आप सामने वाले की साइकोलॉजी को समझोगे नहीं, यू विल नॉट बी एबल टू केटर टुवर्ड्स देयर रिक्वायरमेंट. फॉर एग्जांपल, मुझे चाहिए रिकॉग्निशन और आप मुझे सैलरी बढ़ा के दोगे तो मैं नहीं खुश होऊंगा ना, आई विल नॉट बी मोटिवेटेड. ठीक है, उन्हीं लाइंस पे, उसी बेसिस पे कंज्यूमर भी सोचता है. तो यहां पे उन्होंने सेम मास्लो नीड हायरार्की की थ्योरी के हिसाब से 5 नीड्स में क्लासिफाई कर दिया, और उन्होंने कहा कि भाई जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो इसी स्टेजेस में मूव करता है, इन्हीं सक्सेसिव स्टेजेस में मूव होता है. सबसे पहले वो फोकस करता है कि भाई मुझे रोटी कपड़ा मकान मिल जाए. तो आपको एज अ सेल्समैन, एज अ मार्केटर, आपको क्या करना होगा, क्योंकि हम मार्केटिंग सब्जेक्ट के अंदर पढ़ रहे हैं नौकी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर, आपको ये करना होगा कि आपको पहले कंज्यूमर की साइकोलॉजी समझनी होगी कि वो कौन से स्टेज ऑफ नीड पे स्टैंड आउट करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर उसकी फिजियोलॉजिकल नीड, जो बेसिक नीड है रोटी कपड़ा मकान, अगर वो फुलफिल नहीं हो रखी है और उस समय आप उसको कहो कि भाई हम आपको क्लब्स ज्वाइन करा देते हैं, या अगर आपको क्लब की मेंबरशिप देने की कोशिश करते हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ बिलोंगिंगनेस नीड, जहां पे आप सोशल नेटवर्क बनाते हैं, जहां पे आप लोगों के साथ नेटवर्किंग करते हैं, दोस्ती यारी करते हैं, फन करते हैं. ठीक है, ही विल नॉट बी इंटरेस्टेड. वाई? बिकॉज अभी उसकी फिजियोलॉजिकल नीड जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हुई है. ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी फिजियोलॉजिकल नीड, जो सबसे पहले एक कंज्यूमर सेटिस्फाई करेगा. उसके बाद इज गोइंग टू लुक आफ्टर हिज सेफ्टी नीड, जॉब सिक्योरिटी वगैरह हो गई. थर्ड, ही इज गोइंग टू लुक इनटू द बिलोंगिंगनेस नीड्स. बिलोंगिंगनेस नीड्स कहते हैं जैसे क्लब ज्वाइन कर लिया. भाई लोग क्या होते हैं, जब खाली होते हैं, जब लोगों के पास टाइम होता है, ऑफ कोर्स लोगों के पास रोकड़ा होता है, पैसा होता है, तो लोग क्या करते हैं, क्लबिंग करना शुरू कर देते हैं, सोसाइटीज ज्वाइन कर लेते हैं, किटी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं. वहां पे उनकी बिलोंगिंगनेस या फिर सोशल नीड जिसे हम कहते हैं वो फुलफिल होनी शुरू हो जाती. तो बेसिक फंडा क्या, अगर कंसेप्ट के वाइज समझने की कोशिश करें, कि जब तक आपकी लोअर लेवल नीड सेटिस्फाइड नहीं है, ऊपर वाला प्रोडक्ट बेचने का कोई फायदा आपको नहीं है. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज एस्टीम नीड, जहां पे आप प्रेस्टिजियस फील करते हैं. ठीक है, वैल्यू फील करते हैं. ठीक है, मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बड़ी अच्छी चीज बताई थी कि यार बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना, वो पैसा डोनेट करते हैं एनजीओस को. ठीक है, क्यों? एक तो उनको लोगों को बताने के लिए, शो ऑफ करने के लिए. ठीक है, वो सच में कम्युनिटी सर्विस नहीं करना चाहते. ऑफ कोर्स देयर गोइंग टू बी पीपल हु आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी सर्विस एज वेल, बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको होता है कि यार जितना ज्यादा हम डोनेशन देंगे ना, उतना ज्यादा हमारी समाज में ख्याति बढ़ेगी. ठीक है, हम प्रज्वलित होंगे, हमारे बारे में बातें होंगी कि भाई देखो XYZ ने 2 करोड़ रुपए का दान दे दिया या डोनेशन दे दिया. ठीक है, वेरी कॉमन फिनोमिना, और ये कहीं ना कहीं आपके एस्टीम नीड से रिलेटेड है. ठीक है, द लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. ठीक है, जहां पे इंसान अपनी कैपेसिटी तक रीच करना चाहता है. फॉर एग्जांपल, लेट्स से कोई असिस्टेंट मैनेजर है, आप उसको बोलो कि यार अगर तुम ये कोर्स ले लोगे, ठीक है, ये फाइनेंस का एक स्किल बेस्ड कोर्स लेके आऊं मैं, अगर ये कोर्स ले लोगे तो तुम असिस्टेंट मैनेजर से एसोसिएट मैनेजर बन जाओगे. ठीक है, या असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बन जाओ. ठीक है, तो आप बहुत जल्दी उस कोर्स में इनरोल कर लेते हैं. ठीक है, सेलिंग व्हाट द कस्टमर इज एक्सपेक्टिंग बेस्ड ऑन हिज नीड्स. तो नीड्स के बेसिस पे कौन से स्टेज पे है कस्टमर, उसको आइडेंटिफाई करना होता है, एंड अकॉर्डिंगली द कंज्यूमर हैज टू बी सोल्ड ऑफ. ठीक है, दैट इज द सेकंड मॉडल, दैट इज द साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. थर्ड मॉडल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड अदरवाइज ऑल्सो, द मॉडल इज ब्लैक बॉक्स मॉडल गिवन बाय द फादर ऑफ मार्केटिंग, दैट इज फिलिप कॉटलर.
तो ब्लैक बॉक्स मॉडल का मतलब क्या है, ब्लैक बॉक्स है क्या? ये जो इंसान की खोपड़ी है ना, ये जो इंसान का दिमाग है, उसे ब्लैक बॉक्स कहा गया है। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर को आपने देखा होगा, वो इतना डोमिनेटिंग होता है, इतना स्ट्रांग होता है, यू कैन नॉट सी थ्रू इट। अगर आपके पास ब्लैक कलर का कुछ भी है, इस समय मुझे कुछ दिख नहीं रहा, बट अगर आपके पास ब्लैक कलर का कुछ भी है, कभी आप देखने की कोशिश करना, बाकी कलर में हो सकता है थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंटली, ट्रांसलूसेंटली आपको अदर साइड का नजर आए, बट जब ब्लैक बॉक्स की बारी आती है या ब्लैक कलर की बारी आती है, इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू सी थ्रू द अदर साइड। सिमिलरली जो इंसान का दिमाग है ना, उसको जज करना, उसको गॉज आउट करना, उसको फिगर आउट करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, सो ब्लैक बॉक्स मॉडल इन्हीं बेसिस पे बेस्ड है कि हम कुछ ऐसे फैक्टर्स को अकाउंट फॉर करने की कोशिश करें, कुछ ऐसे फैक्टर्स को समझने की कोशिश करें विच कैन हेल्प अस आइडेंटिफाई, डेसिफर कि कस्टमर सोचता कैसे है, एंड अकॉर्डिंगली उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करें। दैट इज द होल आइडिया ऑफ मेकिंग अ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, सो पहला कुछ एलिमेंट इन्होंने आइडेंटिफाई किया, दैट वाज स्टिमुलाई। स्टिमुलाई आई होप आपको पता है, स्टिमुलेंट्स जो बेसिकली स्पीड अप करते हैं प्रोसेस को या इन्फ्लुएंस करते हैं किसी पार्टी को। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं मार्केटिंग का। आपने कभी भी नोटिस किया हो कि जब आप किसी मॉल में जाते हैं, ठीक है, या लेट से आप किसी ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं और आप बिलिंग करा रहे होते हैं, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया, बट दिस इज अ मार्केटिंग गिमिक। हमेशा जहां पे बिलिंग सेंटर होता है वहां पे आसपास टॉफी, चॉकलेट या टॉय जरूर रखे होते हैं, और वो भी लोअर लेवल पे। सिमिलरली अगर आप कहीं पे शॉपिंग के लिए जाओगे तो आपने नोटिस किया होगा कि जो भी टॉफी चॉकलेट रिलेटेड सामान है वो हमेशा लोअर शेल्फ पे रखा जाता है, कभी भी उनको टॉप शेल्फ पे नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि बच्चे जाएंगे, ठीक है, बिलिंग लाइन में खड़े रहेंगे, उनका तो मन लगेगा नहीं बिलिंग कराने में, ठीक है, वो तो साथ में आपके खड़े हुए हैं, उनका ध्यान इन चॉकलेट्स पे, इन टॉफीज पे, इन टॉयज पे जाएगा, एंड दे वुड अर्ज देयर पेरेंट्स टू परचेज दीज काइंड ऑफ आइटम्स एंड आर्टिकल्स। ठीक है, सो ये भी एक मार्केटिंग गिमिक है। तो सिमिलरली हमें ब्लैक बॉक्स के फॉर्म में हमें सारे एलिमेंट्स को गॉज आउट करना पड़ता है जो स्टिमुलेट कर सकते हैं, कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं टू गो फॉर द परचेजेस। तो यहां पे उन्होंने कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए। पहले एक्सटर्नल फैक्टर्स तो है मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट डिजाइन अच्छा करना, प्रोडक्ट के फीचर्स अच्छे निकालने, प्राइस सही रखना, रीजनेबल रखना, सो दैट द कस्टमर परचेजेस इट। बहुत महंगा आप प्राइस रख दोगे तो क्या होगा, कस्टमर इज नॉट गोइंग टू परचेज इट। ठीक है, प्लेस, टाइमली डिलीवरी दो, सही जगह पे डिलीवरी दो, एंड ऑफ कोर्स प्रमोशन, दैट मींस क्रिएटिंग अवेयरनेस। सो बेसिकली द 4 P's ऑफ मार्केटिंग के बारे में डिस्कशन की हुई है। एंड द सेकंड स्टिमुलाई इज द एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंट में भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको पुश करते हैं, ठीक है, कि आप जाके मार्केट में प्रोडक्ट परचेस करो। फॉर एग्जांपल, आपको लगता है कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन होने वाला है, फ्यूचर में जो प्राइसेस हैं प्रोडक्ट्स के वो बढ़ने वाले हैं। आप 6 मंथ्स डाउन द लाइन लेट से कार खरीदने का प्लान कर रहे थे कि यार अब प्लान करते हैं, ठीक है, अच्छी सैलरी हो गई है, ठीक है, लेट्स गो एंड परचेज द कार, और अभी आपको पता चलता है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में कस्टम ड्यूटी लग जाएगी, और कस्टम ड्यूटी लगने की वजह से क्या होगा, टैक्सेस लगने की वजह से क्या होगा, जो प्राइसेस हैं कार के वो बढ़ जाएंगे। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू परचेज द कार नाउ। सिमिलरली आपको ऐसा लगता है कि यार एप्पल एक नया आईफोन निकालने वाला है जिसके अंदर कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी, लेट्स से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने वाला है। सो व्हाट यू आर गोना डू, यू आर नॉट गोना परचेज राइट नाउ, you are going to hold your purchase and you're going to purchase it in the future when Apple comes out with such kind of technology based phones। ठीक है, तो इन्हीं छोटे छोटे फैक्टर्स के बेसिस पे कस्टमर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं या स्टिमुलेट होते हैं, एंड दे गो अहेड विद द परचेजेस। ठीक है, सो कुछ फैक्टर्स क्या होगा, इकोनॉमिक फैक्टर अभी बात करी मैंने, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर्स, गवर्नमेंट कोई पॉलिटिकल पॉलिसी लाने वाली है विच इज गोइंग टू इंपैक्ट कंज्यूमर्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द प्राइस, इन टर्म्स ऑफ द परचेजेस, लेट्स से कस्टम ड्यूटी लगने वाली है, दैट कैन बिकम पार्ट ऑफ योर पॉलिटिकल एनवायरमेंट। ठीक है, कल्चर, किस कल्चर को आप बिलोंग करते हो। आपने कभी भी देखा होगा कि जब आप कॉर्पोरेट्स में काम करते हो, ठीक है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में सच एज डेलॉयट, केपीएमजी, ईवाई में काम करते हो, मेरे काफी सारे दोस्त काम करते हैं, जब हम कभी बाहर जाते हैं लेट से लंच पे या डिनर पे, तो आई ऑलवेज नोटिस कि उनके पास सारे आइटम बहुत लग्जरियस होते हैं, लग्जरी कार होती है, ठीक है, बाकी लोग भी वैसा ही अर्न कर रहे होंगे, इट्स नॉट नेसेसरी कि बाकी लोग सिमिलर इनकम नहीं अर्न कर रहे होंगे, बट द काइंड ऑफ परचेजेस, बिकॉज वो कहते हैं ना कि आपको एक ग्रुप को बिलोंग करना पड़ता है। अगर आप एक कॉर्पोरेट में काम करते हो तो आपको उसके हिसाब से अपने आप को मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो उनके पास गाड़ी लग्जरियस होगी, ठीक है, उनके पास मोबाइल फोन एप्पल के नीचे नहीं होगा, ठीक है, उनकी जो वॉचेस होंगी वो टॉप ब्रांड्स की होंगी, रोलेक्स एक्सेट्रा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट कल्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग अ कस्टमर। ठीक है, नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक, आप कौन सी एज को बिलोंग करते हैं, ठीक है, मैरिड है, अनमैरिड है, ठीक है, ऑल ऑफ दोज एस्पेक्ट्स। द सिचुएशनल फैक्टर, क्या सिचुएशन है आपकी। कई बार होता है ना कि हम फैमिली सिचुएशन की वजह से हम कोशिश करते हैं कि नहीं यार अपने खर्चों को कर्टेल किया जाए, अननेसेसरी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ना किया जाए। सो ब्रॉड आइडिया क्या है कि ये सारे के सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ये कस्टमर को इंपैक्ट करने का काम करेंगे, दे आर गोइंग टू एक्ट एज इनपुट्स। ये बेसिकली इनपुट्स हैं
जो कस्टमर को इंपैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ब्लैक बॉक्स क्या है? बायर्स माइंड। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स ने इंपैक्ट कर दिया, देयर गोइंग टू बी सम इंटरनल फैक्टर्स व्हिच आर गोइंग टू आल्सो रिस्पॉन्ड और रिएक्ट ऑन कस्टमर्स माइंड। ठीक है, उसके कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी तो होंगे ना जो उसको इंपैक्ट कर रहे होंगे। ऐसा तो नहीं होता कि सामने वाला आपको कह देता है कि भाई जाके एप्पल ले लो तो आप ले लेते हो। आप अपने इंटरनल फैक्टर्स देखते हो, आप गॉज आउट करते हो, समझने की कोशिश करते हो। सो व्हाट आर गोइंग टू बी दीज फैक्टर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक, उसके बिलीव्स एंड एटीट्यूड कैसे हैं। क्या वो चाहता है प्रोडक्ट को परचेज करना? क्या उसको लगता है कि दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज वैल्यू फॉर मनी? ठीक है। सेकंड इज उसकी वैल्यू सिस्टम कैसे है। कई लोग होते हैं ना जिनको होता है कि नहीं यार, हमारे पास कितना भी पैसा हो गया, हम प्रोडक्ट को देख के खरीदेंगे, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मैं कोई सामान किसी लेट से किसी नॉर्मल शॉप से जाके परचेज कर सकता हूं, गिफ्ट परचेज कर सकता हूं, फॉर दैट मैटर व्हाई शुड आई गो टू आर्चीज गैलरी? ठीक है, सो दैट इज व्हाट वैल्यू सिस्टम इज ऑल अबाउट। आपकी नॉलेज एंड अवेयरनेस क्या है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर, आपके मोटिव्स क्या है। क्या आपका मोटिव शो ऑफ है, या आपका मोटिव शौक पालना है, शौक पूरे करना है, या फिर आपका मोटिव है कि यार मुझे तो बस घड़ी से दाम देखना है, सॉरी टाइम देखना है, सो इट शुड बी ऑफ अ रीजनेबल प्राइस। ठीक है, परसेप्शन क्या है आपका, लाइफस्टाइल क्या है आपकी। कुछ लोग बहुत ही लैविश लाइफस्टाइल यूज करते हैं, लिव करते हैं, तो उनका वैसे ही प्रोडक्ट होता है, उनके पास वैसे ही प्रोडक्ट्स वो परचेज करते हैं, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगेन दे गोइंग टू बी अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। दिस इज नथिंग बट योर कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, कि कंज्यूमर प्रोडक्ट को परचेज कैसे करता है। पहले नीड अराइज होती है जो बेसिकली प्रॉब्लम है। ठीक है, देन यू गो फॉर इंफॉर्मेशन सर्च। लेट्स से आपको भूख लगी है, तो आप क्या करोगे, आप जोमेटो स्विगी खोलोगे, आप देखोगे कि यार आसपास कहां कहां कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं जो खाना दे रहे हैं। ऑल्टरनेटिव इवैल्यूएशन, क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। सबवे से खाना है, ठीक है, बर्गर खाना है तो माई बर्गर से खाना है, बर्गर किंग से खाना है, मतलब अलग अलग ब्रांड्स को आप इवैल्यूएट करोगे, परचेज प्रोडक्ट को परचेज कर दोगे ऑर्डर देके, खाना आएगा, यू विल फील कि भाई खाना टेस्टी था कि नहीं था, पेट भरा कि नहीं भरा, एंड फाइनली द इवैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ गिविंग देम द रेटिंग। सो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, कुछ इंटरनल फैक्टर्स हो गए, दोनों ने आपस में क्लब हुए और क्लब करके उन्होंने फाइनली इंपैक्ट डालना शुरू किया। ठीक है, अब रिस्पॉन्सेस क्या हो सकते हैं, परचेज। लेट्स से यू आर गोइंग फॉर द परचेज। परचेज में क्या होगा, प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू कैसी है, सोर्स क्या है, ऑथेंटिक वेबसाइट से परचेज कर रहे हैं कि नहीं। आजकल बहुत ज्यादा साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, सो पीपल आर आल्सो कॉशियस कि जहां से परचेज कर रहे हैं वो ऑथेंटिक वेबसाइट है कि नहीं। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजेस बन जाते हैं, लोग अपने प्रोडक्ट्स इंस्टाग्राम पेजेस पे सेल आउट कर रहे हैं एट अ हेफ्टी अमाउंट, बहुत अच्छे अमाउंट में। सो क्या वो रिलायबल सोर्सेज हैं? ठीक है, अमाउंट कैसे पे करना है, कितना पे करना है, बार्गेनिंग वगैरह, एंड लास्टली द मेथड ऑफ पेमेंट, कैश पे करना है, डेबिट कार्ड से पे करना है, यूपीआई करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दीज आर गोइंग टू बी द रिस्पॉन्सेस। द सेकंड रिस्पॉन्स कैन आल्सो बी नो परचेज। हो सकता है सारी इवैल्यूएशन के बाद आपको लगे कि नहीं यार मेरा तो परचेज करने का मन नहीं है, जैसा अभी प्रोडक्ट है मेरे को ठीक ठाक लग रहा है। ठीक है, जब मुझे जरूरत होगी सच में तब मैं जाके प्रोडक्ट को परचेज कर दूं। ठीक है, सो दिस इज अ कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ ब्लैक बॉक्स मॉडल गिवन बाय फिलिप कॉटलर। ध्यान रखिएगा, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर जिनको हम इनपुट कहते हैं, देन देयर गोइंग टू बी सम इंटरनल फैक्टर जो कस्टमर के माइंड में होते हैं। ठीक है, एंड फाइनली द रिस्पॉन्सेज इन टर्म्स ऑफ परचेजेस और नॉट परचेजिंग अ प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलें, लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट मॉडल, द फोर्थ मॉडल, दैट इज सोशियोलॉजिकल मॉडल। ध्यान रखिएगा, पहले हमने साइकोलॉजिकल मॉडल के बारे में बात करी थी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सोशियोलॉजिकल मॉडल। सोशियोलॉजिकल मॉडल वो होता है जो सोसाइटी से डील करता है, इट मेजरली डील्स विद द सोसाइटी। आपने कई बार ऐसे नोटिस किया होगा ना कि आपके घर पे या आपने कभी रिलेटिव्स में नोटिस किया होगा कि जब एक सर्टेन एज अचीव होने लगती है, स्पेशली ऑफ गर्ल्स, तो उनको कहा जाता है कि भाई आप शादी कर लो, आपकी शादी की उम्र हो गई है। अब मुझे ये बताओ कि क्या संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई स्पेसिफिक एज डिमार्केट की है कि भाई आपको 25 में शादी कर लेनी है, या 26 में शादी कर लेनी है, या लेट्स से 30 में शादी कर लेनी है? सर्टेनली नॉट। सो फ्रॉम वेयर आर दीज थिंग्स कमिंग अप? दीज थिंग्स आर कमिंग अप फ्रॉम द सोसाइटी। ठीक है, लोग दिन भर बातें बनाते हैं, लोग दिन भर बातें सुनते हैं और उसके बेसिस पे अपने दिमाग में एक रूल बुक क्रिएट कर लेते हैं कि यार 25 साल में शादी हो जानी चाहिए या 30 साल में शादी होना चाहिए। जस्ट गिविंग यू अ वेरी रियल लाइफ हार्डकोर एग्जांपल। सो सोशियोलॉजिकल मॉडल जो है कंज्यूमर्स का, ठीक है, वो भी इन्हीं सारी चीजों पे बेस्ड है। जिस सोसाइटी में वो रहता है, जिस सोसाइटी से वो इंटरैक्ट करता है, जिन लोगों के साथ उठता बैठता है, वो डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, वो इंपैक्ट करते हैं कि वो किस तरीके के परचेजेस खरीदेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका ग्रुप ऐसा है जिसमें 4 लोगों के पास लग्जूरियस कार है, तो आप टाटा टियागो लेके नहीं घूमने वाले। ठीक है, आपको भी लग्जूरियस कार चाहिए हो। और अगर आपका ग्रुप ऐसा है जहां पे सब लोग डाउन टू अर्थ हैं, ठीक है, नॉर्मली काम करते हैं, नॉर्मल गुड्स परचेज करते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ
द एक्सपेंस, ठीक है, तो आप भी वैसे ही गुड्स परचेज करोगे। दैट इज द बेसिस ऑफ सोशियोलॉजिकल मॉडल, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा मॉडल है, ठीक है, जो बेसिकली आपके सोसाइटी के बेसिस पे डिटरमाइन करता है कि कंज्यूमर किस तरह परचेजेस करता है, ठीक है। सो दीज वर द 4 मॉडल्स, आई होप द 4 मॉडल्स आर एब्सोल्युटली क्लियर। वी डिस्कस्ड इकोनॉमिक मॉडल, psychological model, black box model by Philip Kotler, and then we discussed about sociological model. These models are extremely important, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस नाउ। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट आए कि सर मजा आ रहा है, सेशन डिफिकल्ट हो रहे हैं, बट ध्यान रखिए सेशन इसलिए डिफिकल्ट बनाए जा रहे हैं बिकॉज आई वांट यू टू क्रैक जेआरएफ। मैं चाहता नहीं हूं कि आप नेट पर लटक जाओ, ठीक है। चलो लेट्स गो बैक, हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। एज अ मेंबर ऑफ एन एलीट ऑर्गेनाइजेशन, एलीट ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है इनके पास पैसे बहुत होते हैं, मालदार पार्टी, हिज ड्रेस रिक्वायरमेंट्स में बी डिफरेंट इज बेस्ड ऑन सोशियोलॉजिकल मॉडल, ठीक है, पहला स्टेटमेंट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट मॉडल इज अ सिंपल मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर in which the input for the customers is the firm's marketing effort, the product price, promotion and production, ठीक है। So input output मॉडल के बारे में बात हो रही है। This is nothing but your black box model. Black box मॉडल को ही input output मॉडल कहते हैं, ठीक है। So these are the two statements. I hope you're going to give me the correct answer. जल्दी से कमेंट सेक्शन में सही आंसर बताइए, ठीक है। अब देखो पहला आंसर, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एलीट ऑर्गेनाइजेशन है, तो एलीट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर रहोगे तो वैसे ही परचेजेस करने पड़ेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कौन से मॉडल के अंदर, वी डिस्कस्ड इट इन द सोशियोलॉजिकल मॉडल। सोशियोलॉजिकल मॉडल के अंदर इस तरीके से काम होता है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड इज इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट मॉडल के अंदर कुछ इनपुट फैक्टर्स रहेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मार्केटिंग एफर्ट होते हैं एज वेल एज द एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, जो हमने पेस्टल डिस्कस किया। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो गए। वन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। कोई भी डाउट हो बेझिझक कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ लेना। कमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाउट पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गलत समझ के बैठे मत रहिएगा प्लीज, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द परचेजिंग प्रोसेस एंड बिहेवियर आर गवर्न्ड बाय मोटिवेशनल फोर्सेज इन केस ऑफ इकोनॉमिक मॉडल। अगर हम इकोनॉमिक मॉडल के बारे में बात करें, सो वी आर मेजरली इंक्लाइन टुवर्ड्स द मोटिवेशनल फोर्सेज, ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है द पोस्ट परचेज बिहेवियर ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड इज आल्सो इंपॉर्टेंट एंड इज शोन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ ब्लैक बॉक्स मॉडल। मतलब डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उसके प्रोसेस के अंदर ब्लैक बॉक्स मॉडल के अंदर दिखाया गया था कि जो पोस्ट परचेज बिहेवियर है दैट इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। ध्यान से पढ़ो दोबारा स्टेटमेंट को, ठीक है, खुद से पढ़ने की कोशिश करो, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करो। एक बार स्टेटमेंट नहीं समझ में आता दोबारा स्टेटमेंट को पढ़िए, जल्दबाजी मत करिए, बिकॉज एग्जाम में भी जल्दबाजी करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, परचेजिंग प्रोसेस आर गवर्न्ड बाय मोटिवेशनल फोर्सेस इन इकोनॉमिक मॉडल। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, साइकोलॉजिकल मॉडल के अंदर आपके पास मोटिवेशनल फोर्सेस होते हैं, ना कि इकोनॉमिक मॉडल के अंदर। तो पहला स्टेटमेंट जी हो गया गलत। दूसरा, जब हम ब्लैक बॉक्स मॉडल पढ़ रहे थे तो मैंने आपको इंटरनल फैक्टर्स के अंदर, इंटरनल फैक्टर्स दिखा देता हूं आपको, इंटरनल फैक्टर्स के अंदर आपको दिखाया था कि कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस होता है, दिस द डिसीजन प्रोसेस। यहां पे देखो एक एलिमेंट है पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन, पोस्ट परचेज एंड इवैल्यूएशन, मतलब एक बार जब आपने प्रोडक्ट परचेज कर लिया उसके बाद आप दोबारा इवैल्यूएट कर रहे हैं, जिससे पता चल जाएगा कि भाई आप सेटिस्फाइड हैं या फिर नहीं। सो दैट इज व्हाट दिस इज एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट, पोस्ट परचेज इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट हो गया जी गलत एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो फोर्थ हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है। आई होप यू गाइस आर फॉलोइंग, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इन इकोनॉमिक मॉडल, ठीक है, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन को पढ़ो कंसेप्ट आइडेंटिफाई करो कि कौन से कंसेप्ट के बारे में बात हो रही है। कंज्यूमर्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम यूटिलिटी बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, ठीक से समझा हुआ है, तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता, ये बात मान लीजिए मेरी, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है व्हेन मोर इनकम इज अर्न्ड, मोर मनी इज अवेलेबल, लेस विल बी द क्वांटिटी परचेज इन इज अ क्लियर एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक मॉडल। दोबारा इकोनॉमिक मॉडल के ऊपर ही स्टेटमेंट है, ठीक है। आई होप इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। पहला आपको पता है इकोनॉमिक मॉडल वाज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट सेज कि अगर आपके पास इनकम ज्यादा आ जाती है, पैसे ज्यादा आ जाते हैं, तो आप कम क्वांटिटी खरीदोगे। जी नहीं, बिल्कुल, हम तो शौकीन हैं, अगर पैसे हमारे पास आ जाएंगे तो हम ज्यादा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, ठीक है। सो द सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहां पे क्या हो गया,
First statement is correct and the second statement is incorrect. So third is going to be the correct answer. ठीक है? I hope this is clear. Let's move to the fourth question now. चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं. A slightly lengthier statement. Black box model ignores all the other aspects such as perception, motivation, learning, attitude, personality, socio-cultural factors. ठीक है? क्या ब्लैक बॉक्स मॉडल इन सारी चीजों को इग्नोर कर देता है? ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं. Reinforcement leads to a person needs to buy say clothing, and when he passes by a showroom is attracted by the display of clothing, their color and style, which acts as a stimulus, he makes a purchase. ध्यान से, क्योंकि एक नया कंसेप्ट यहां पे डील हो रहा है, नया कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है, तो ध्यान से समझते हैं. बेसिकली वो कह रहा है कि रीइंफोर्समेंट क्या होता है. रीइंफोर्समेंट क्या होता है? इन्फोर्समेंट प्लस री, मतलब एक ऑलरेडी चीज आपके दिमाग के अंदर है, उसको रीइंफोर्स किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आपका मन था कि आप मोबाइल फोन्स खरीदो, ठीक है? उसी दिन क्या होता है, आपके मोबाइल पे बार बार ऐड आ रहा है, ठीक है, कि कोई नया मोबाइल फोन लॉन्च हो रहा है. लेट्स से एप्पल कोई नया मोबाइल फोन लॉन्च कर रही है, तो बार बार आपके माइंड में क्या होगा? रीइंफोर्समेंट होगा. और एंड अल्टीमेटली देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर आपका बजट अलाउ करता है, यू माइट गो एंड परचेज द प्रोडक्ट. वो आपने देखा होगा ना, नोटिस किया होगा कि एक बार अगर आपने गूगल सर्च मार लिया, लेट्स से आपने अमेजन पे गूगल सर्च मार लिया कि एप्पल के फोन के लिए, ठीक है, दिन भर आप चाहे फेसबुक चला लीजिए, आप इंस्टाग्राम चला लीजिए, आप लिंक्डइन चला लीजिए, आपको दिन भर उसी से रिलेटेड एड्स दिखते रहेंगे, ठीक है, सिमिलर प्रोडक्ट्स के एड्स दिखते रहेंगे जो आपने सर्च किए थे, ठीक है. सो इस बेसिस पे वी कैन बेसिकली सी कि अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी कुछ सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है, तो ये सारी चीजें रीइंफोर्स करती हैं एंड द कस्टमर माइट एंड अप परचेजिंग द प्रोडक्ट, ठीक है. सो दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट दैट इज बीइंग गिवन टू अस. अब पहले स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि ब्लैक बॉक्स मॉडल इन एलिमेंट्स को इग्नोर करता है, विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट एट ऑल. सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी कुछ होता है, अगर वो रीइंफोर्स किया जाए, यू विल एंड अप परचेजिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है. सो सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. द आंसर इज गोइंग टू बी फोर्थ. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट व्हाइल स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है. आई होप यू गाइज आर एबल टू फॉलो. नेक्स्ट लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, बट स्टिल आई एम गोइंग टू गिव यू द statements. According to behavioral scientists, economic model is based on law of DMU, which is diminishing marginal utility, which is not realistic in nature. अगर हम उसके नेचर के बारे में बात करें, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें, इट इज नॉट रियलिस्टिक एट ऑल, रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है. स्टेटमेंट 2 क्या है? प्राइमरी ग्रुप्स ऑफ फैमिली फ्रेंड्स क्लोज एसोसिएट एक्सर्ट अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन हिज बाइंग इन द केस ऑफ साइकोलॉजिकल मॉडल. जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, जो आपके दोस्त हो गए, परिवार वाले हो गए, वो कह रहा है कि दे एक्सर्ट अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस, आपके ऊपर काफी सारा इन्फ्लुएंस करते हैं बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल मॉडल, ठीक है. सो दीज आर द टू स्टेटमेंट्स. प्लीज इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर दीजिएगा. आई वुड लव टू रीड देम, ठीक है. दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन. आई होप यू एंजॉयड द सेशन. आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला. मैं एक और छोटी सी चीज आपको बता देना चाहता हूं दैट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द क्रैश कोर्स फॉर द जून 2023 एग्जाम. अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट anujjindal.in पे विजिट कर सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं. यू कैन स्पीक टू अस बाय कॉलिंग अस ऑन द नंबर 9999466225. इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं. यू कैन गेट इन टच विद अस. आई वुड जस्ट लाइक टू हाईलाइट दिस वंस अगेन. कहीं से भी पढ़िए, टाइम अपना मत वेस्ट करिए, बिकॉज द टाइम इज वेरी वेरी प्रेशियस. बहुत ज्यादा दिन है नहीं, ठीक है. फिर आपको लगता है कि सर सिलेबस कैसे कवर करें लास्ट 30 दिन के अंदर, अभी तक तो हम कुछ कर नहीं रहे थे, ठीक है. सो प्लीज डू नॉट वेस्ट टाइम. मी एंड हरमीत सर आर टेकिंग रेगुलर सेशंस on Monday, Tuesday, Thursday and Friday at 5 PM sharp. तो प्लीज आप हमें ज्वाइन करिए, सेशंस को देखिए, समझिए. कुछ फीडबैक है हमारे लिए तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए. कोई टॉपिक है विच यू वांट अस टू कवर, डू लेट अस नो इन द चैट बॉक्स इन द कमेंट सेक्शन. और अगर सेशन पसंद आए, अगर लगे कि हाँ यार एक ही आधे घंटे के सेशन के अंदर पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया, डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लेट मी नो योर फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन कीप प्रिपेयरिंग वेल. गॉड ब्लेस यू ऑल द वेरी बेस्ट.